Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका 2021 वाला लेवल 3 का, ठीक है, लेवल 3 का सीडीपी सेक्शन। क्लियर? तो इससे पहले जो है 2022 के तीनों लेवल में करवा चुकी हूँ और 2023 वाले भी तीनों लेवल करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं 2021 वाला लेवल 3 का सीडीपी सेक्शन। और ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। इन्हीं जो आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं ना, इन्हीं से आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड हो जाएगी, जो आपको डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। क्लियर? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सेशंस को भी ज़रूर देखें क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है उन वीडियोस को देखा भी है। तो देखिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करने में आपका किसी तरह का भी कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और लाइक का ऐसा, अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक कर दें, अगर आपको पसंद ना आए तो आप लाइक ना करें, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिना देरी के क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑफिशियल एक पेपर है, बिल्कुल। आई होप आपको विजिबल होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डेवलप द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का किसको नहीं पता? सबको पता है, ठीक है। पहला बुद्धि परीक्षण, बुद्धि में पहला काम कौन करता है? तो कौन करते हैं? बिने करते हैं, अल्फ्रेड बिने, ठीक है। तो किन्होंने दिया था? अल्फ्रेड बिने एंड साइमन ने जो है इसका फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। क्लियर? फैक्चुअल है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं, तो कहलाती है। तो देखिए तीनों तरह के चेंज हो रहे हैं, शारीरिक भी है, फिजिकली भी है, कॉग्निटिवली भी है, सोशली भी है। तो ये सारे चेंज किस में होते हैं? अकेला क्लिनिकल में तो नहीं होते हैं, ना काउंसलिंग में होते हैं और ना ही एक्सपेरिमेंटल में होते हैं। तो किस में होते हैं? डेवलपमेंट में होते हैं। बिल्कुल, नाम से ही क्लियर हो गया था, बट फिर भी सारे ऑप्शन देखने ज़रूरी हैं क्योंकि किसी को भी किसी भी ऑप्शन में डाउट हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनेट मोटिव। तो इनेट मोटिव कौन सा नहीं होता है, आपको ये बताना है। जो आपका जन्मजात अभिप्रेरक है वो कौन सा नहीं होता है? तो जन्मजात वो होते हैं जो पहले से ही आपके अंदर होते हैं। जैसे अगर बात करें, एक बिल्कुल नवजात शिशु जो होता है, ठीक है, तो भूख उसे लगती है, बिल्कुल लगती है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है उसने बाहर निकलते ही चीज़ें सीख ली, नहीं, ये जन्मजात होती हैं। उसे प्यास भी लगती है, उसे रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। बट सुरक्षा आपका, ये आपका जन्मजात नहीं होता, ठीक है, ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। क्लियर? तो नहीं आपसे पूछा था और नहीं आपका फर्स्ट ही है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि किशोर अवस्था दबाव, तूफान, तनाव तथा संघर्ष की अवस्था है? तो ये स्टेटमेंट भी बहुत 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 बार एग्जाम में रिपीट होती है, ठीक है। और आई होप आप सबको पता भी होगी, नहीं भी पता होगी फिर आंसर तो हमें बताना है ही। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपके स्टैनले हॉल की है, ठीक है। और जब स्टैनले हॉल को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उनकी यही डेफिनेशन बताई जाती है और ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती है और ये अगेन रिपीटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है? तो देखिए गैने की जो है, आपने देखा सारे एग्जाम्स में जो है गैने को पूछा गया है, ठीक है। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने गैने के पूरे 8 के 8 स्टेप हर बार बताए हैं, ठीक है, और मैंने आपको लिखवाए भी हैं, ठीक है। तो अभी जो है मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ, जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। 1 नंबर का सवाल है और इतना मुश्किल नहीं है। तो गैने के जो 8 स्टेप उन्होंने दिए हैं, सबसे पहले आता है आपका, इस तरह से 8 स्टेप होते हैं, ठीक है, देख लेना कितने हो गए हैं ये। तो सबसे पहले आता है उसका सिग्नल लर्निंग, फिर आता है स्टिमुलस लर्निंग, फिर आता है सीक्वेंशियल लर्निंग, और उसके बाद आता है वर्ड एसोसिएशन लर्निंग, और फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग,
फिर आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर आता है रूल लर्निंग और एंड लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। तो हाईएस्ट आपसे पूछा है तो हाईएस्ट कौन सा है आपका? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। क्लियर? तो ये आपका हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है ना, ये आपका हाईएस्ट लेवल है। तो ये सभी लेवल आपको पता होने चाहिए। और घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है आपसे, ऐसे ही पूछता है कौन सा हाईएस्ट है, आपसे ये भी पूछता है कौन सा लोवेस्ट है, आपसे ये भी पूछा गया है इसके बाद कौन सा आएगा, आपसे ये भी पूछा गया है इससे पहले कौन सा आएगा। तो इस तरह से इन्हीं एट स्टेप्स हैं, उन्हीं में से जो है घुमा घुमा कर क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये 8 के 8 स्टेप आप एक बार फिर से वीडियो को बैक करके और इन्हें नोट कर ले, ठीक है। एक दो बार अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीक नहीं है? अप्रक्षेपी मीन्स होता है प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव टेक्निक इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, आपका जो एसोसिएशन टेक्निक है ये भी आपकी प्रोजेक्टिव है, कंस्ट्रक्शन भी प्रोजेक्टिव है और आपकी कॉम्प्लीशन भी प्रोजेक्टिव है। बट आपकी सोशियोमेट्रिक जो टेक्निक है ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया है, ये आपकी प्रोजेक्टिव नहीं है, ये तो आपकी ऑब्जेक्टिव है। और ये ऑब्जेक्टिव है तो प्रोजेक्टिव नहीं हो सकती है, ठीक है। और नहीं ही यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि कौन सी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नॉन प्रोजेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव पूछा था ना आपसे, यहाँ पे कौन सी आपकी नॉन प्रोजेक्टिव है, यानी कि कौन सी आपकी प्रोजेक्टिव नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, तो जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है उसमें जो है इमोशनल मैच्योरिटी होती है, बिल्कुल होती है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल होता है। इंटॉलरेंस यानी कि असहनीयता, वो चीज़ों को सहन नहीं कर सकता या सिचुएशन को सहन नहीं कर सकता, या फिर इस तरह से अगर हम बात करें वो सहन नहीं कर सकता, तो ऐसा तो नहीं है। जो इंसान मानसिक स्वस्थ है, ठीक है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तो वो तो चीज़ों को सहन कर सकता है, राइट। हर सिचुएशन को सहन कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकता है। तो यही आपका नहीं है और नहीं आपसे पूछा था। अगर लास्ट वाली बात करें हम कि कैपेसिटी ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, बिल्कुल उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो खुद का मूल्यांकन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया था? तो देखिए कौन सा नहीं दिया था। एसिमिलेशन की बात जीन पियाजे करते हैं, एकोमोडेशन की बात जीन पियाजे करते हैं, इक्विलिब्रेशन की बात जीन पियाजे करते हैं, बट सिंबॉलिक, ये सिर्फ उनकी एक स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपकी जो बात करें सेकंड स्टेज होती है आपकी प्री ऑपरेशनल, उसका जो है ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है उस एज की, बट ये मेन कॉन्सेप्ट उसका नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा था और थर्ड ही आपका यहाँ पे नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है। क्लियर? Which one of the following stage is not prescribed by James Trower in the context of development of character? तो देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है जेम्स ड्रेवर के द्वारा जो है कौन सा चरण उनका नहीं था। तो देखिए जेम्स ड्रेवर हमने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा को बहुत कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में दिया होगा तो दिया होगा, अदरवाइज हमने इनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका अब भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से किस तरह से आप डील करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उसके ऑप्शन को ज़रूर पढ़ें। आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे, जैसे आपने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ठीक है, और आपने ये पढ़ा। जब आपने फोर्थ ऑप्शन पढ़ा तो आपने देखा यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल स्टेज, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि ठीक है आपने जेम्स ड्रॉवर नहीं पढ़ा बट आपने प्याजे पढ़े हैं, वाइगोत्स्की पढ़े हैं, कॉलबर्ग पढ़े हैं, कॉलर पढ़े हैं, आपने वो सब पढ़े हैं, स्किनर पढ़े हैं, है ना, एरिक्सन पढ़े हैं, आपने वो सब पढ़े हैं। तो देखिए ये जो वर्ड है कन्वेंशनल स्टेज, ये तो कॉलबर्ग से रिलेट करता है, राइट, और ये कॉलबर्ग से रिलेट करता है तो ये जेम्स ड्रेवर का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर इसका आपका कौन सा होगा? फोर्थ होगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपसे पूछा है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? तो देखिए सबको पता है, ये सबको पता है, ठीक है, यू ऑल नो वेरी वेल।
सोशियो कल्चर थियरी किसके द्वारा दी गई थी? लेवाइगुत्स के द्वारा दी गई थी। इस पे ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन हमें ज़्यादा करने हैं, ठीक है। और आपका भी जितना ज़्यादा टाइम बच जाए उतना अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, अभी अभी हम डिस्कस करके आए, जो आपका वर्ड एसोसिएशन है ये आपका प्रोजेक्टिव है, सेंटेंस कॉम्प्लेशन है ये भी आपका प्रोजेक्टिव है। अब थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट ये भी आपका प्रोजेक्टिव है, बट आपका वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्तपत्र, या अगर हम बात करें वुडवर्थ पर्सनल आपका डेटा शीट, ये आपका प्रोजेक्टिव नहीं है। क्लियर? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? सेकंड होगा। अच्छे से क्वेश्चन को समझे, अकेला आंसर पे ना जाए। अकेला आंसर पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको ऑप्शन यही मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हें भी आप अच्छे से देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डायनेमिक ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कैटल? तो देखिए, जो कैटल ने जो ट्रेट दिए हैं, जो क्वेश्चनर उन्होंने की थी, तो वहां पे 16 थे ट्रेट उनके, ठीक है। अब उन्हीं में से पूछा गया कौन सा इसमें नहीं है, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो देखिए, जो गहने जो है आपकी, वो अर्ज की बात नहीं करते हैं, ठीक है। गहने जो है आपकी अर्ज की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये जो कंजर्वेशन है इसकी बात वो डायरेक्ट नहीं करते हैं, बट जो उनका ट्रेट होता है, जो उनका अपोजिट ट्रेट दिया है उन्होंने, उसमें वहां पे कंजर्वेशन आ जाता है। जो आशावादी हैं उनका जो अपोजिट अगर आप ट्रेट देखेंगे तो वो कंजर्वेशन होता है, वेटिव होता है, रूढ़िवादी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर सेकंड जाना चाहिए, क्योंकि अर्ज की बात, तीव्र इच्छा की बात वो नहीं करते हैं, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपका, फॉर विच एज ग्रुप द चिल्ड्रन अप्रिशिएट टेस्ट इज एप्लीकेबल? तो देखिए, आपको बताना है कौन सी एज के लिए जो आपका सीएटी लिया जाता है, आपका बालक अंतर्बोध परीक्षण जो आपका लिया जाता है, ठीक है, वो किसके लिए लिया जाता है, कौन सी एज के लिए लिया जाता है? तो बेसिकली वो लिया जाता है 3 to 11, यानी कि 3 से 11 के लिए लिया जाता है। बट अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज sorry, which of the following is not the characteristics of adolescence? तो adolescence के जो आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कौन सी नहीं है? तो देखिए, वेट ऑफ मसल्स इज 20% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कब होता है? ऐसा बेसिकली आपका अगर हम बात करें आपका इन्फेंसी में होता है, ठीक है। इन्फेंसी में ऐसा आपके साथ होता है, इसमें नहीं होता है। तो वैसे आंसर तो आपका यही है, बाकी बाकी ऑप्शन भी आप चेक कर लेंगे। इसमें कितना होता है? 40 to 45% के आसपास इसमें एडोलेसेंस में जो है आपका मांसपेशियों का जो कुल भार है, वो आपके शरीर के भार का जो है 40 to 45% होता है, ठीक है। अभी क्या करें, टेंडेंसी ऑफ डे ड्रीम्स इंक्रीज, बिल्कुल। दिन में सपने बच्चे देखते हैं, दिवा सपने इसमें बिल्कुल होता है, ठीक है। जो वोकेबलरी है वो इंक्रीज होती है, बिल्कुल होता है। और जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो वो जो है अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती हैं, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक जो है उनकी मेंटल एबिलिटी पहुंच जाती है। तो बाकी सारी बातें सही हैं, सही नहीं है कौन सी? फर्स्ट वाली, और नहीं आपसे पूछा गया था। 15th क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है मोटिवेशन का कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे नहीं गलत है। ठीक है, कौन सी गलत है आपको वो बताना है। तो देखिए, फर्स्ट है, इन मोटिवेशन बिहेवियर ऑफ पर्सन इज गोल ओरिएंटेड, बिल्कुल। जो आपका मोटिवेशन बिहेवियर है वो आपका गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे कि अभी आप मोटिवेटेड हैं, क्यों? उसका कोई गोल है ना, बिल्कुल उसका गोल है, आपका एग्जाम आ गया भाई, एग्जाम के लिए आप मोटिवेटेड हैं, तो आपके पास एक गोल है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मोटिवेटेड बिहेवियर डज कॉन्टिन्यूटी, बिल्कुल। जो आपका मोटिवेटेड बिहेवियर है वो निरंतर करता है, बिल्कुल करता है। अब देखिए, अब आप रेगुलर जो है मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल रहेंगे। थर्ड है, नेचर ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर इज रिजिड। तो देखिए, यही वैसे नेगेटिव पॉइंट है, बट एक बार के लिए हम फोर्थ भी पढ़ लेते हैं।
मोटिवेशन डज एनर्जी चेंज इन ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल, मोटिवेशन से जो है एनर्जी लेवल आपका बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए अभी अगर आ जाए अभी कोई जैसे कि एक न्यूज़ वायरल हो रही थी ना आपकी, कि जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो गया, जबकि उस कटिंग में ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो गया, ठीक है? तो बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे थे, बट इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था। उसमें क्लियर लिखा हुआ था कि अपने निश्चित समय पर जो है एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए तैयारियाँ तो चल ही रही हैं भई। टेंडर ये, टेंडर वो, पता नहीं क्या-क्या करके जो बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे वायरल हो रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम आपका सेम टाइम पर ही होगा, ठीक है? और अगर 1-2 दिन अगर आगे बढ़ भी जाता है, तो उससे क्या ही फ़र्क होगा भई? जब इतने दिन से जो बच्चा नहीं पढ़ा, तो क्या 1-2 दिन में वो पढ़ लेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ठीक है ना? तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो पूरा फ़ोकस है ना, अपने एग्ज़ाम पे रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? इस प्रकार की वीडियोज़ ना बीच में आती रहती हैं। उनसे आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ना, ये बच्चों का सत्यानाश करके चली जाती हैं। और कुछ बच्चे बिल्कुल बैठे ही पॉइंट पे होते हैं कि कब ऐसा कुछ हो जाए, ओहो! और वो छोड़ देते हैं कि बस अब तो एग्ज़ाम गया, अब आएगा तभी देखेंगे। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए चेंज होता है। अब जिस बच्चे को पता चल गया कि हाँ, एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया, उसी दिन उसकी पढ़ाई का लेवल जो है वो डाउन हो गया, एनर्जी डाउन हो गई, ठीक है? फिर उसने किसी और की वीडियो देखी होगी, जिसने ये बताया कि नहीं ये तो फेक है, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर तो होगा उसी दिन होगा। फिर से क्या हुआ? एनर्जी लेवल वापस वहीं पर आ गया, ठीक है? तो बिल्कुल एनर्जी जो है आपकी चेंज होती है। अब क्या नहीं होता है? तो देखिए ये नहीं होता है कि जो आपका नेचर है ना, जो बिहेवियर का, वो रिजिड नहीं होता। अभी तो हमने बात की ना, रिजिड कैसे होता है? कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, राइट? तो रिजिड कैसे होता है? रिजिड का मतलब होता है कि बिल्कुल कठोर होता है, मतलब वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, ऊपर-नीचे होता है, ठीक है? तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड बिने आईक्यू स्केल, व्हाट इज द आईक्यू रेंज ऑफ लो मेंटल रिटार्टेड चिल्ड्रन? तो देखिए लो मेंटल यहाँ पे कहा गया है, तो जब यहाँ पे लो मेंटल कहा जाए तो आपका आएगा सेकंड स्टेज, सेकंड ऑप्शन आएगा, ठीक है, लो मेंटल में। बट सीवियर अगर कहें, अगर सीवियर आपसे कहे तो आपका किस में आता है? फिर आपका आता है इसमें 20 to 35 में, ठीक है? तो ये आईक्यू जो रेंज है आपकी स्केल है, इसे भी आप रीड करके जाएं, इनके बीच से क्वेश्चन बनता है। इस टाइम पे ना जो छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं, इन्हें प्लीज़ प्लीज़ नोट किया करो, ठीक है? और बुक सबके पास होती हैं, और नहीं भी होती हैं तो आपकी बीएड वाली, डीएड वाली बुक आपको मिलेंगी, ठीक है? अब मैंने कई टीचर्स हैं उनको कहते हुए सुना है कि वो बुक कोई काम नहीं आती। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बुक कोई काम नहीं आती। मैं आपके सामने एग्ज़ाम्पल हूँ, ठीक है? मेरे एस्टेट, सीटेट सारे क्लियर हैं, क्लियर? और उनका बहुत बड़ा रोल था। जो डीएड, बीएड मैंने की, मैंने उनको पढ़कर किया, ठीक है? और पढ़कर किया तो एक अलग ही मुझे जो है इंटरेस्ट आया इस एग्ज़ाम में। उससे पहले मुझे नहीं पता था क्या सीटेट होता है, क्या एस्टेट होता है, कैसे ये चीज़ें होती हैं। बट जब मैंने डीएड, बीएड की, उन बुक्स को मैंने पढ़ा, तो अचानक से एक दिन जो है एक वीडियो मेरे सामने आई और उसमें एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैंने लगा यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। और जब मैंने उसके बाकी क्वेश्चन्स देखे तो अलग ही एनर्जी लेवल आया दिमाग में कि ये सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं। ये तो मैंने पढ़ी हुई हैं, ठीक है? तो मैं कर सकती हूँ उसे। तो देखिए वो बुक्स जो है ना आपके काम आती हैं। तो जो आपसे ये कहते हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं आती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? वो आपके काम आती हैं। तो कोई डाउट आपको होता है तो उसमें से आपका वो डाउट क्लियर हो सकता है। आईक्यू टेबल उसके अंदर मिलेंगी आपको पक्का, फॉर श्योर है। तो चेक कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं और से एक बुक खरीद के पढ़ें, ठीक है? आप पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात में, बट उनमें भी आपको मैटर मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए अगेन आपके सामने जो है एक नया क्वेश्चन आ गया है ये, ठीक है? इनके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, बट नहीं पढ़ा है तो किसके बारे में आपको पढ़ा है? चलिए पहले आंसर पे बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपका कार्ल्स ग्रूस। कार्ल ग्रूस के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है? बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ा हमने। बट मैकडोगल पढ़ा है आपने? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है जी। मैकडोगल की जो मूल प्रवृत्ति है, उनके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है? हर्बर्ट स्पेंसर,
बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। टाइप थियरी, स्पेंसर, बिल्कुल पढ़ा है। स्टैनले हॉल, अभी स्टेटमेंट हमने देखी थी, ठीक है, जो किशोरावस्था की बात करते हैं, बिल्कुल पढ़ा है। तो इन तीनों को आपने पढ़ा है तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। जब तीनों क्लियर हैं तो आंसर तो अलग निकल गया ना भाई, आंसर बिल्कुल अलग निकल गया। तो देखिए, जो अभी ऊपर मैंने आपको पैटर्न बताया था वही फॉलो हो रहा है यहाँ पे भी। उनके जो आपने नहीं पढ़ा हुआ उसके ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन आपको सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताएगा ये आंसर है। क्लियर? तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है जो आपकी आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। तो आदतें बेसिकली होती क्या है? आदतें वो होती हैं जो आप मतलब जिस काम को आप रेगुलर करते हैं उससे आपको आदत पड़ जाती है, ठीक है। और आदतें क्या होता है कि आप ना करना चाहें तो भी वो काम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, आदत विशिष्ट स्थिति के लिए स्वतः प्रतिक्रिया है, बिल्कुल, मतलब ऑटोमेटिक हो जाती है, तभी तो आदत है ना। कई बच्चों को आपने देखा होगा जो अंगूठा सक करते हैं तो अपने आप ही उनका अंगूठा जो उनके मुंह में चला जाता है ना। क्यों? क्योंकि उन्हें हैबिट हो गई उस चीज की, वो ना चाहेंगे तो भी अपने आप ही कब उनका हाथ धीरे धीरे उनके मुंह तक चला जाता है। तो ये स्वतः प्रक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, ऑटोमेटिक होती है। आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। तो देखिए, आदत जो है आपका हेरिडिटिकल फैक्टर नहीं होता है, ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ठीक है। गलत तो आपका यही है, बाकी ऑप्शन भी हम जरूर चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है आपका थर्ड है, आदत अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन है। बिल्कुल, जो काम आप बार बार करते हैं तभी तो आदत होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई काम आपने एक बार किया और फिर उसकी आदत हो गई? ऐसा नहीं होता है। जिसको हम बार बार करते हैं ना उसी से हमें उसकी आदत होती है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से सीखा प्रदर्शन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। आदत केवल सामान्य परिस्थितियां होने पर प्रदर्शित होती हैं, समान परिस्थितियां, बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। कि मतलब मान लीजिए आप, मैं पता नहीं अब किस प्रकार की आदत है, ठीक है। तो जो मैंने अभी अंगूठा सक करने का आपको एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या होता है, जब बच्चा मतलब जब उसके पास मैं बात करूं कि वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, पैसिव सिचुएशन में जब वो होता है तब वहां पे उसका अंगूठा उसके मुंह में जाएगा। जैसे अगर बात करें, कोई भी बच्चा है तो वो कब ले सकता है उस अंगूठे को? वो खाना खा रहा है तब लेगा? नहीं। वो पानी पी रहा है तब लेगा? नहीं। वो खेल रहा है तब लेगा? नहीं। जब वो आराम से बैठा है, जब उसके पास कोई काम नहीं है, तब लेगा वो। तो उसी प्रकार की सिचुएशन उसके पास होगी तभी वो ऐसा करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लाइक सोते हुए, क्योंकि सोते हुए भी उसे और कोई काम नहीं होता ना, इसी तरह से। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नॉट रिलेटेड विद द थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से कौन सा जो है आपकी थियरी यहाँ पे रिलेटेड नहीं है, आपको वो बताना है। तो देखिए, जो ट्रांसफर थियरी है उसमें क्या होता है आपका, थियरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन बिल्कुल होता है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिल्कुल होते हैं, जनरलाइजेशन बिल्कुल होता है, बट रोट मेमोरी की बात जो है आपकी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में नहीं होती है, ठीक है ना। इससे रोट मेमोरी से कोई भी आपका लर्निंग ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है, नहीं आपसे यहाँ पे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो देखिए, आपको बताना है जो सॉरी थॉर्नडाइक की थियरी है आपकी कनेक्शनिज्म, इसका दूसरा नाम आपको बताना है कौन सा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, थॉर्नडाइक हमने किया था तो इनके अलग अलग नाम भी हमने किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है आपको वो बताना है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिल्कुल, एक बिल्ली के ऊपर इनका परीक्षण हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात होती है, तो ये भी राइट आंसर है। बॉन्ड थियरी, ये भी राइट आंसर है। और आपका ट्रायल एंड एरर, ये तो इनका फेमस है बहुत ज़्यादा, तो ये भी है। बट देखिए, अब यहाँ पे भी वही बात है। अब देखिए, कंडीशन रिस्पॉन्स, इस ऑप्शन को आप पढ़िए, ये कहीं से भी इनसे रिलेट करता है? नहीं करता है। कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं? कंडीशनिंग की बात करते हैं आपके पैवलव, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन जो उनका सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये कौन है इनके प्रतिपादक? इनके हैं पैवलव। तो ये पैवलव की थ्योरी का पॉइंट है, ना कि थॉर्नडाइक का, और नहीं आपसे पूछा था, इसलिए यही आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण की बात यहाँ पे हो रही है। 1 सेकेंड प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण यहाँ पे कौन सा आपका? तो देखिए जो व्यवहारिक है ना, वो क्या है? वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है आपका संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, क्योंकि अभी जो है ना सभी किस पे बात करते हैं, आपके कॉग्निटिव क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना, उसे ही हम क्या कहते हैं? व्यवहारिक दृष्टिकोण की दृष्टि से ये पॉइंट यहाँ पे सही है आधुनिक मनोविज्ञान में जो फिलहाल है। ठीक है, सभी जो है बच्चे के कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे काम करना जरूरी समझते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर आप इनका ये है। फोकस ऑन ओवर्ट बिहेवियर, फोकस ऑन बाकी एस्पेक्ट सारे जरूरी हैं। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा गया आधुनिक मनोविज्ञान का, तो वो आपका सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? तो देखिए आपको बताना है यहाँ पे जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां किसके द्वारा दी गई हैं? हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो मूल प्रवृत्तियां दी गई है मैकडूगल के द्वारा। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियां जो है वो जन्मजात होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, बिल्कुल होती हैं। मूल प्रवृत्तियां शक्तिशाली होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है, अल्पकालिक होती है, नहीं। मूल प्रवृत्तियां अल्पकालिक नहीं होती है। बेसिकली आपके जो इमोशंस होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। आपको गुस्सा आता है, थोड़ी देर के लिए आता है। ठीक है, तो ये है, लेकिन उस गुस्से की जो मूल प्रवृत्ति है वो क्या है? लड़ाई होना, लड़ाई करना, एक तरह से कॉम्बैक्ट बेसिकली। तो वो होता है बचपन से ही। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी जो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, आप बिल्कुल ही छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो भी बहुत जल्दी चिढ़ जाता है। ठीक है, तो जो इमोशंस होते हैं वो आपके अल्पकालिक होते हैं, बाकी आपकी जो मूल प्रवृत्ति वो होती है वो आपकी अल्पकालिक नहीं होती है, वो स्थिर होती है। और जो आपकी अगर हम बात करें कि आपका मनोशारीरिक स्वभाव है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? थर्ड है। क्लियर? नेक्स्ट है विचार, निर्णय लेना, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उनको? तो देखिए ये सारे ही वर्ड किससे रिलेट करते हैं? क्या किसी दृश्य चित्र को बता रहे हैं? क्या किसी संप्रत्यय को बता रहे हैं? या किसी प्रपोजिशन को बता रहे हैं? किसी प्रस्ताव साध्य को बता रहे हैं? किसे बता रहे हैं? ये सारे ही पॉइंट भाई आपके संज्ञान की बात कर रहे हैं, आपके कॉग्निशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, विचार, निर्णय लेना, भाषा, ये सारे मानसिक प्रक्रिया, ये सारे किससे रिलेट करते हैं? ये रिलेट करते हैं आपके कॉग्निशन से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका थर्ड है, सॉरी सेकंड है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा असत्य है। किसके बारे में बात चल रही है? देखिए अधिगम एक प्रक्रिया है, ना कि उत्पाद है। तो ये तो सभी को पता है कि लर्निंग एक प्रोसेस है ना? हर बार हम पढ़ते आ रहे हैं लर्निंग एक प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक बात है। अधिगम प्रक्रिया सदैव उद्देश्यपूर्ण होती है। लर्निंग जो है आपकी पर्पसफुल होती है, बिल्कुल। आप सीख रहे हैं तो उसका पर्पस होता है। अभी आप सीख रहे हैं तो उसका एक पर्पस है। आपका एग्जाम है, उसके बाद भी आप सीखेंगे, बिल्कुल उसके लिए आप जॉब की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पर्पस है, तो ये बात भी ठीक है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक होता है, बिल्कुल। नल जो लर्निंग का एरिया वो ब्रॉड होता है, बिल्कुल होता है। कितने सारे एस्पेक्ट आते हैं उसके अंदर, है ना? बिल्कुल होता है। फोर्थ है आपका मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार में परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं बिहेवियर चेंज थ्रू इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज लर्निंग। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो आपके रिफ्लेक्स हैं, तो उनका जो एक्शन, जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपके, उनसे जो चेंज आता है वो उससे आपकी लर्निंग होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको गुस्सा आया थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए सपोज आपको गुस्सा आ गया, तो क्या उस गुस्से से आपने कुछ भी किया तो क्या वो आपकी लर्निंग है? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, तो यही आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि पूछा ही आपसे रॉन्ग था, तो यही आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है आपसे, तो देखिए इसमें ना मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी,
ठीक है। क्योंकि देखिए जो एस्टेट की आंसर की है उसको मैंने नहीं पढ़ा है, उसको मैंने चेक नहीं किया कि उन्होंने क्या आंसर माना था इसको, बट यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर यहाँ पे सही रहेगा मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, अलग अलग टीचर्स जो हैं उसकी अलग अलग बात करते हैं। क्लियर? तो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो राइट आंसर है ना, बेसिकली वही राइट आंसर होना चाहिए, बट फिर भी मैं बताती हूँ आपको चीज़ें क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, तो जो गिलफर्ड का जो उन्होंने दिया है आपका, गिलफर्ड की जो डायमेंशनल मॉडल उन्होंने दिया है, तो आप सभी को पता है उसमें जो है अलग अलग टाइम पे संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो जो अब फिलहाल है, फिलहाल क्या है, सबसे पहले एलिमेंट उसमें थे 5 × 4 × 6। ठीक है, 3 पॉइंट्स की बात उन्होंने की थी। एक तो उन्होंने कहा था आपका ऑपरेशन, एक उन्होंने कहा था कंटेंट, और एक कहा था प्रोडक्ट यानी कि रिजल्ट आपका। 3 एस्पेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है अभी? यहाँ पे बात हो रही है आपकी कंटेंट की। ठीक है, आप देखेंगे विषय वस्तु की बात हो रही है, कंटेंट की बात हो रही है। कंटेंट में कौन सा नहीं आता है, तो ये बीच वाला आपका कंटेंट का होता है। ठीक है, अब फिलहाल इसमें कितने हैं? फिलहाल जो आपका है ये आपका 6 × 5 × 6, ये है आपका, यानी कि 6 इसमें, 5 इसमें और 6 इसमें। तो इन 5 की बात हो रही है, बीच वाले 5 की। ठीक है ना, इन 5 की बात यहाँ पे हो रही है। तो देखिए ये 5 के 5 मैं आपको अभी बता देती हूँ, और आप खुद इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि हाँ बिल्कुल इसमें 2 आंसर बनने चाहिए थे, बट आंसर कोई एक ही माना गया था। ठीक है, और आंसर जो माना गया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, आंसर कौन सा माना गया था? ठीक है, मुझे याद आ गया। हाँ बिल्कुल, आंसर कौन सा माना गया था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इसमें जो है ना सिंबॉलिक की बात वो करते हैं। ठीक है, इसमें और बिहेवियरल की बात भी करते हैं, बट जो आपका सिस्टम है ना, सिस्टम आपका रिजल्ट में आता है, कंटेंट में नहीं आता है। सिस्टम आपका रिजल्ट में आता है। ठीक है, सिस्टम आपका प्रोडक्ट में आता है, रिजल्ट में आता है। तो बात आती है भाई इसकी फिगरल की, आकृति की, आकृतिक, इसकी बात आपकी इसमें नहीं हो रही है। ठीक है, बेसिकली इस थियरी में ही नहीं हो रही है। क्लियर? मैं आपको पांचों पॉइंट बताती हूँ इसके। फर्स्ट है इसका विजुअल। ठीक है, विजुअल, विजुअल है, फिर ऑडिटरी है, फिर सिंबॉलिक है, फिर सिमेंटिक है, और फिर बिहेवियरल है। 5 के 5 स्टेप हो गए। क्या इसमें कहीं भी आपको फिगरल नजर आया? नहीं आया। ठीक है, बट बहुत से टीचर ना क्या बताते हैं, बहुत से टीचर बताते हैं कि ये राइट आंसर है। ठीक है, ये तीनों ही उसके अंदर हैं। ठीक है, मैंने कई टीचर्स की वीडियो देखी, तो क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट हुआ, तो मुझे लगा, क्योंकि देखिए सभी एक दूसरे से सीखते हैं। बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। ठीक है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में। आप क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे वो आपकी समझ आपके पास है। तो मैंने कई टीचर्स की वीडियो देखी, फेमस से फेमस टीचर की भी मैं वीडियो देखी। उन्होंने भी क्या बताया कि ये राइट आंसर है। ठीक है, और ये तीनों ही बातें उसके अंदर आती हैं, बट मैंने आपको 5 के 5 स्टेप बताए हैं। क्या कहीं पे भी आकृति की बात हो रही है? फिगरल की बात कहीं पे भी हो रही है? नहीं हो रही है भाई। ठीक है, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस पे आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते थे, पता नहीं लगा था नहीं लगा था मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर इसमें होने चाहिए थे। और अगर आप में से किसी के पास इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन कुछ है कि हाँ ये भी हो सकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालना, ताकि मुझे ही पता चले कि ये कैसे है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो देखिए मेमोरी में सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हम चीज़ों को सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, लर्निंग होती है। हम चीज़ों को सीखते हैं, फिर हम उन्हें धारण करते हैं, यानी कि हम उन्हें रिटेंशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने सीख लिया, उन्हें धारण कर लिया, फिर क्या करेंगे, फिर हम उन्हें रिकॉल करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उन्हें रिकॉल करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर हम उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस किस में है आपका, फोर्थ आंसर में है, तो यही आपका राइट आंसर है। कई बार आप ऐसे पीछे हाथ मार के बोलते हैं ना, वो याद आ गया, है ना, सोचेंगे सोचेंगे अरे क्या था क्या था क्या था, फिर अचानक से ऐसे हाथ मारेंगे और बोलेंगे कि हाँ याद आ गया ये था, तो वो होता है रिकग्नाइजेशन। ठीक है, पहले आपने चीज़ों को सीखा होगा, फिर उन्हें धारण कर लिया, ठीक है आपको हो गया, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी फिर आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, और जब रिकॉल करेंगे फिर आपको वो याद आ जाएगा, और उसे कहते हैं हाँ पहचान आ गई, यानी कि रिकॉग्निशन आपको हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट है, तो अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड पूछ रहा है किसके द्वारा दिया गया था, तो यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था ऑसबॉर्न के द्वारा। बहुत बार ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वे ऑफ रिलीजिंग पेंट अप इमोशनल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो आपकी दबी हुई भावनाएं होती है ना, उनको निकालने का कौन सा सही तरीका यहाँ पे नहीं है बता रहा है। तो देखिए, जो आपका सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, स्थानापन्न इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी के वर्ड्स अगेन अलग ही होते हैं। तो देखिए, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो है आपकी इच्छाएं, जो अनुभव सॉरी आपकी जो फीलिंग्स इमोशंस होते हैं वो बाहर आते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में तो बिल्कुल ही इसमें तो होता ही है, ठीक है। रिग्रेशन में भी बिल्कुल पीछे वाली अवस्थाओं में आप चले जाते हैं, मीन्स उसमें भी जो है आपकी इच्छाएं बाहर आती हैं, दबी हुई सॉरी बार बार इच्छाएं क्यों निकल रहा है मुझसे, बार बार आपके इमोशंस आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बट देखिए, सेल्फ पिटी, आत्म करुणा, इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपके जो है इमोशंस जो है सही तरीके से बाहर निकले, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका राइट आंसर 4th ही होगा, ठीक है, बाकी सब में होता है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ माइंड डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें हेडोनिस्टिक एंड प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब ये बात कर रहा है आपकी उस प्रिंसिपल की जिसमें जो है ना बच्चा पूरी तरह से सुखवादी होता है, सुख प्राप्त करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो है कौन से स्तर में आता है ये, तो देखिए, ये थियरी जो है मैंने डिस्कस नहीं की है क्योंकि मैंने अपना चैनल भी लेट क्रिएट किया है, ठीक है। उसके पीछे भी रीज़न था, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, किसी दिन बनाऊंगी मैं इसके ऊपर भी वीडियो, जब आपका स्टेट वगैरह हो जाएगा फिर मैं इसके वीडियो ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगी। बहुत बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इसके ऊपर आपकी वीडियो नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन में आता है आपका, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जो आपका ईद होती है ना, ईद, ईद में क्या होता है, ईद में अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मतलब इसमें सिर्फ खुद खुद की पड़ी होती है, मतलब मेरा भला हो जाए बस, मुझे और किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्णतः सुखवादी सुख प्राप्ति इसी के अंदर होती है, ठीक है। ईगो में क्या करता है, ईगो में बैलेंस बना के चलता है, क्या ठीक है क्या गलत है, उसके अकॉर्डिंग काम होते हैं, ठीक है। और सुपर ईगो में ये महान वाली टाइप होता है आपका, ठीक है। इसमें जो है हमेशा दूसरों की भलाई की बात की होती है, अपना चाहे बेशक खुद का नुकसान हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरों की भलाई होनी चाहिए, ये वो वाली होती है, ठीक है। तो ईद ईद में क्या होता है, ईद में होता है सिर्फ खुद से मतलब होता है। ईगो में क्या होता है, ईगो में खुद से भी होता है दूसरों से भी होता है, बैलेंसिंग होती है इसमें। और सुपर ईगो में खुद का भले ही नुकसान हो जाए बट दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये आपकी सुपर ईगो होती है, ठीक है, इस तरह से। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, और अगेन ये इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, फिर भी इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपसे प्रोपाउंडर पूछे गए हैं किसके, साइको एनालिटिकल मेथड के, पिछली वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके कौन है आप बता दीजिए, आई होप जिन्हें पता है उन्होंने बता दिया होगा। तो ये है आपके सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इतने सारे व्यूज़ आते हैं वीडियोस के ऊपर, तो प्लीज़ कम से कम आपको कैसा लगता है, ठीक है, ये तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और इतना सा कमेंट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी, मेरे हिसाब से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता होगा आपका, अगर आप लिख दें जैसा भी आपका रिव्यू है, ठीक है। उससे क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और अगर कोई किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसे भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ ये वीडियोज़ जो हैं ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मेरे लिए मेरे एस्टेट क्लियर हैं, ठीक है, तो मेरे लिए नहीं है, ये वीडियोज़ आपके लिए हैं। तो आपके लिए जितना सुधार हो जाए उतनी अच्छी बात है ना? तो प्लीज़ कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, सही गलत जो भी है आप प्लीज़ बताया करें, ठीक है? और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? वीडियो कम आती हैं बट जितनी आती है काम की आती हैं,
फुल गारंटी के साथ। अब ये जितने भी प्रीवियस ईयर करवाए हैं आपको, इनमें से फॉर श्योर आपको आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और ये सीरीज़ आपको करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो इसे आप ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।